इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है। ओवरऑल इस चैप्टर में अपन ने क्या सीखा था? इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि तुम्हारे पास पैसे है, तुमको इन्वेस्टमेंट करने हैं, मल्टीपल ऑप्शन से उसमें से कौन सा ऑप्शन यू आर गोइंग टू सेलेक्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर सबसे पहला पार्ट सीखा था CF80, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। हाउ टू कैलकुलेट CF80? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डिप्रिसिएशन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डिप्रिसिएशन, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस कैश एक्सपेंस माइनस डिप्रिसिएशन माइनस टैक्स प्लस डिप्रिसिएशन, इससे CF80 मिल जाएगा। फिर अपन ने देखे थे कि बहुत सारे मेथड्स। पहला मेथड अपन ने सीखा पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड मतलब जो तुमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किए, लगाए वाले पैसे हैं, कितने दिन में वापस आते। तो हाँ, ऐसे टाइम पे बोलने का 10 रुपए नहीं है। हाँ, तो हाँ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे लगाए वाले पैसे वापस कब आते, दैट इज पे बैक पीरियड। तो कैसे सॉल्व करते हैं? कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। फिर तुमको क्यूमुलेटिव कैश फ्लो मैच करना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कब पास में आता। अगर सपोज इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख है, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो सेकेंड ईयर में 1,50,000 और थर्ड ईयर में 2,20,000। फिर कैसा करते? 2 years प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस क्यूमुलेटिव कैश फ्लो ऑफ सेकेंड ईयर डिवाइडेड बाय कैश फ्लो ऑफ थर्ड ईयर, इससे तुमको पेबैक पीरियड मिल जाएगा। पेबैक पीरियड का एक शॉर्टकट है, ऐसा मैंने बोला था, जब कैश फ्लोज कांस्टेंट होते हैं। क्या शॉर्टकट है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश फ्लो, तो तुमको पेबैक पीरियड मिल जाएगा। दो पीरियड में से, दो प्रोजेक्ट में से जिसका भी पेबैक पीरियड जल्दी, वो अपन सेलेक्ट कर लेंगे। या सिंगल पीरियड के लिए कट ऑफ पीरियड डिसाइड करो, उसके पहले अगर आता है तो सिलेक्शन कर लो। इसमें क्या प्रॉब्लम था? टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर नहीं हो रहा था, इसके लिए अपन ने डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकाला। तो उसके अंदर क्या होता है? कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके डिस्काउंटेड कैश फ्लो, फिर क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो। इसके अंदर सेम इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो में देखो कब मैच होता है। तो सपोज 3 और 4 ईयर के बीच में आ रहा है, फिर कैसे करते? 3 years प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो ऑफ थर्ड ईयर डिवाइडेड बाय डिस्काउंटेड कैश फ्लो ऑफ फोर्थ ईयर, इससे तुमको मिल जाएगा। सेम दो प्रोजेक्ट में जिसका टाइम पीरियड पहले वो सिलेक्ट हो जाएगा, एंड सिंगल प्रोजेक्ट के लिए कट ऑफ पीरियड के पहले तो सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम था? प्रॉफिट को कंसीडर नहीं कर रहे थे, सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर हो रहा था। एवरीवन डज द बिजनेस फॉर प्रॉफिट्स, तो आ रहा ही नहीं था, इसलिए अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आया। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज एवरेज कैश फ्लोज या एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, या फिर एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं? इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस WDV एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय 2, या फिर और एक फॉर्मूला सीखे 1/2 into the bracket initial investment minus salvage value bracket close plus salvage value, इससे एवरेज इन्वेस्टमेंट तुमको मिल जाएगा। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न से आएगा और ऊपर प्रॉफिट, अकाउंटिंग का प्रॉफिट लेना उसका एवरेज, इससे परसेंटेज में आ जाएगा। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न से परसेंटेज प्रॉफिट समझ में आया। फिर इसमें क्या प्रॉब्लम था? टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं हो रहा था, इसके लिए अपन ने मेथड ढूंढे NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो माइनस डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो। अब इसमें क्या होता है? कैश फ्लो को डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोस मिल जाएंगे, आउटफ्लोस मिल जाएंगे। अगर आने वाला आंसर पॉजिटिव है तो फिर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट, नेगेटिव आया रिजेक्ट, एंड 0 आया WACC रहा तो रिजेक्ट, एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न रहा तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है कि बेसिकली WACC मतलब मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, एटलीस्ट इतना बिजनेस से कमाना चाहिए, या मुझे कितना बिजनेस से कमाने की इच्छा है, वो डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा।
डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, तो उससे तुमको इक्वल टू बटन दबाते जाओ, जितने बार चाहिए उतना एनपीवी मिल जाएगा। एनपीवी में क्या प्रॉब्लम था? परसेंटेज में नहीं बोल रहा था, इसीलिए अपन ने कौन सा मेथड निकाले? पीआर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फॉर्मूला क्या है? डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो बाय डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो। तो इससे आने वाला आंसर 1 पॉइंट समथिंग में आएगा। अगर 1 के ऊपर आया तो, 1 के नीचे आया तो, एग्जैक्ट 1 पे आया तो सेम, डब्ल्यूएसीसी से रहा तो रिजेक्ट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न रहा तो एक्सेप्ट। फिर उसके बाद एनपीवी एंड पीआई जब कर रहे थे उसमें कंफ्यूजन था, कब एनपीवी एंड कब पीआई। अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम रहे तो एनपीवी यूज होना चाहिए, अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस है तो पीआई यूज होना चाहिए। और एक जगह एनपीवी एंड पीआई का सिलेक्शन सीखिए अपन ने किसी को, वेरी गुड। अगर अमाउंट दी वाली है और उनको इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट्स आर डिविजिबल। डिविजिबल इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल ये थे म्यूचुअल फंड्स, कैश, बॉन्ड्स, या फिर तुम्हारे एफडीज, गोल्ड, ये सब डिविजिबल इन्वेस्टमेंट है। तो डिविजिबल इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी मेथड यूज होना चाहिए? पीआई। और इनडिविजिबल के लिए, लैंड वगैरह के लिए एनपीवी यूज होना चाहिए। फिर एनपीवी एंड पीआई तो अच्छा चल रहा था, बट एक प्रॉब्लम था। यस, तो एनपीवी एंड पीआई में क्या था कि अपने को रेट बोलना था कि तुमको कितना एक्सपेक्टेड है। तो हर एक जन का अलग अलग रेट रहता था, तो हर एक के लिए अलग क्वेश्चन सॉल्व करो, इतना टाइम किसके पास है। तो उससे अच्छा इजी क्या है? बिजनेस को पूछो तेरा रेट क्या है, तो बिजनेस का रेट के इसको क्या बोलते हैं? आईआरआर, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दो बार सॉल्व करो, एक रेट जिससे पॉजिटिव आएगा एनपीवी, एक रेट जिससे निगेटिव आएगा। पॉजिटिव एनपीवी मतलब बिजनेस इससे ज्यादा कमाता है, और निगेटिव मतलब इससे कम कमाता है। इसके लिए अपन ने आईआरआर का एक फॉर्मूला बनाया, लोअर रेट प्लस वी। बॉयज बोलो, तुमको जो बोल रहा है बोलो। ओके ठीक है, लोअर रेट प्लस पॉजिटिव एनपीवी डिवाइडेड बाय पॉजिटिव माइनस निगेटिव इनटू डिफरेंस इन रेट, इससे आईआरआर रेट आ जाता है। पर आईआरआर में भी दो कुछ प्रॉब्लम थे, दो प्रॉब्लम थी। पहला प्रॉब्लम, सर कभी कभी रेट ही नहीं आता है हाउला। हाँ, दूसरा, दो दो आते हैं, ठीक है, मेरे दो दो रेट, तो इसकी वजह से उसका कंफ्यूजन आ सकता है। तो आईआरआर में ये प्रॉब्लम था। और एक प्रॉब्लम था आईआरआर में, तीसरा प्रॉब्लम, जिसके लिए नई मेथड इन्वेंट हुई थी। आईआरआर में ये दो प्रॉब्लम है, इसके वजह से एनपीवी बेस्ट है। आईआरआर में और एक प्रॉब्लम था जिसके लिए नया मेथड आया। हम्म 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 यस, आईआरआर में अजम्पशन होता है कि बिजनेस की जितनी भी इनकम होती है वो आईआरआर रेट से री इन्वेस्टमेंट होगी, जो कि इम्पॉसिबल है। क्यों? हाँ, तो बिजनेस के रेट का मार्केट में रहता तो तुम बिजनेस क्यों करते? वही कर लेते। तो वो तो पॉसिबल है नहीं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बिजनेस से जो इनकम आती है वो किस रेट से इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? मार्केट रेट से इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं? एम आई आर आर। एम आई आर आर में जो भी बिजनेस के कैश फ्लोज है उसको फ्यूचर में लेके जाओ प्रोजेक्ट के एंड में, और फिर फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁻n। इस फॉर्मूले में फिटअप करके आर की वैल्यू निकालो, इस आर को एम आई आर आर ऐसा बोला जाता है। फिर इतने सारे मेथड्स देखने के बाद फिर अपना ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस के रिलेटेड डेटा रहता है, तब क्या करना चाहिए? टैक्स शील्ड निकालनी चाहिए। तो टैक्स शील्ड कैसे निकालते हैं? नहीं, सिर्फ एक्सपेंस का डेटा है, उसमें सीएफएटी कैसे निकालते हैं? सिर्फ एक्सपेंस का डेटा है।
बेसिक एक्सपेंस का डेटा है तो कैश एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस इनको टैक्स रेट करो, ये तुम्हारा टैक्स शील्ड है, क्योंकि जितना ज्यादा खर्चा उतना कम प्रॉफिट, जितना कम प्रॉफिट उतना कम टैक्स। बेसिकली देयर इज अ सेविंग इन टैक्सेस। सेविंग इन टैक्सेस को टैक्स शील्ड बोला जाएगा। तो टैक्स शील्ड को क्या करते हैं, कैश एक्सपेंस माइनस टैक्स शील्ड, ये तुम्हारा सीएफएटी रहेगा। और एक टैक्स शील्ड आता है, दूसरा केस कब आता है, दो सिनारियोस दिए थे। यस, कंपनी हाईली प्रॉफिटेबल है और एक आधे पर्टिकुलर पार्ट ऑफ में उसको लॉस है, तो लॉस, उसका लॉस दूसरे बिजनेस में एडजस्ट हो जाएगा और उसका टैक्स अपन बचा सकते हैं, उसको टैक्स शील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो तब एक टैक्स शील्ड अपन कैलकुलेट करेंगे। तो ये टैक्स शील्ड वाले क्वेश्चंस देखें। उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें लाइफ अलग अलग होती है, तो लाइफ अलग अलग होती है तो फर्स्ट टाइम ऐसा आया, फिर क्या करना। तो जब नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करो जैसा एनपीवी का करते, फिर पीवी फैक्टर, कौन सी पीवी फैक्टर, जितने साल है उसको क्यूमुलेट करके उससे डिवाइड करो। आने वाला आंसर को दो नाम आते, एक तो ईएसी या ईएबी, खर्चे रहे तो ईएसी, प्रॉफिट रहा तो ईएबी। इससे आंसर क्या मिलता है, पर ईयर क्या एक्सपेंस या बेनिफिट मिल रहा है, तो डिसीजन मेकिंग इजी हो सकता है। एनपीवी बेसिस पे लेना चाहिए कि डिसीजन नहीं, वो गलत आंसर आता। फिर उसके बाद अपन आए कैपिटल गेन ऑन असेट्स। किसी को गलती से भी याद है कैपिटल गेन ऑन असेट्स, कैपिटल गेन ऑन असेट, नहीं वो तो रिप्लेसमेंट है। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, स्टार्टिंग के पेज पे लिख के दिया है, रेफर क्वेश्चन नंबर बोला है। दिया ना, भूली भूली सी है बातें अभी तो ही भूल गए, 6 महीना और याद रखना है। भूल गए अभी बोल रहा है, 6 महीना और याद रखने का है, उसको पोएट्री फॉर्मेट में बोलने की कोशिश की। अगर एक आधे असेट के ब्लॉक के अंदर के पूरे असेट खत्म हो गए, बचा कुचा वैल्यू जो होता है वो कैपिटल लॉस होता है, उसके ऊपर टैक्स शील्ड निकालना पड़ता है। अगर ब्लॉक के अंदर असेट ही नहीं, असेट है फिर भी उसको ज्यादा सेल वैल्यू है तो वो निगेटिव आता है तो गेन होता है, और पॉजिटिव रहा तो लॉस होता है, और लॉस के ऊपर टैक्स शील्ड निकालना पड़ता है। ऐसा सीखे थे अपन। और अगर तुमको एग्जाम में कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करने की इच्छा नहीं है तो एग्जाम में तुम नोट मार के खुद को सेव कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अपन आए थे रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। रिप्लेसमेंट ऑफ असेट के अंदर तुमको इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज या इंक्रीमेंटल इनकम ही कंसिडर करनी है। इंक्रीमेंटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इंक्रीमेंटल सीएफएटी एंड इंक्रीमेंटल सैलवेज वैल्यू, उस बेसिस पे तुमको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो जनरली इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड असेट, ये तुम्हारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। फिर सीएफएटी निकालते समय एक्स्ट्रा कितना इनकम हो रहा है, एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन कितना मिल रहा है, सब एक्स्ट्रा 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 निकालना पड़ता है, और उस बेसिस पे डिसीजन लेना पड़ेगा कि रिप्लेसमेंट करना है या नहीं करना है। फिर अपन उसके बाद आए प्रोजेक्ट आईआरआर वर्सेस इक्विटी आईआरआर। तो इक्विटी आईआरआर मतलब अपन सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर ओनर्स मानते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर का ही कॉस्ट डिस्काउंटिंग फैक्टर बोल के लिया जाता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर के सभी ट्रांजैक्शंस कंसिडर नहीं करते, जैसे कि इश्यू ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ शेयर और डिविडेंड पेमेंट, ये ट्रांजैक्शंस कैश फ्लो बोल के कंसिडर नहीं करते, क्योंकि इसके रिलेटेड जो भी चीजें हैं कॉस्ट में कंसिडर की गई है। उसके बजाय अगर मैं प्रोजेक्ट एनपीवी या प्रोजेक्ट आईआरआर बोलता हूं, इसका मतलब मैं ओनर किसको मानता हूं, सबको, इक्विटी एंड डेट वालों को ओनर मानता हूं। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर इनका एवरेज रहेगा। तो डेटर्स जैसे इक्विटी के साथ के ट्रांजैक्शन इग्नोर हुए थे, प्लस डेट के साथ के भी ट्रांजैक्शंस इग्नोर होंगे। लोन टेकन, रिपेमेंट मेड या इंटरेस्ट पेड, ये तीनों भी ट्रांजैक्शंस कंसिडर नहीं होंगे। तो कंसिडर कर ले एक बार का, हाँ, तो फिर तुमको प्रोजेक्ट आईआरआर, इक्विटी आईआरआर मिल जाएगा। राइट, इतना देखे थे। और एक चीज जो छोटी सी सीखे थे तो तुमको एहसास नहीं हुआ, अगर कैश फ्लो स्टार्ट ऑफ द ईयर है तो डिस्काउंटिंग फैक्टर एक ईयर पहला लो,
अगर कैश फ्लोज एट द एंड ऑफ द ईयर है तो फिर जैसा अपन चल रहे थे वैसा ही करो। बाय डिफॉल्ट अजम्पशन है कि पूरे खर्चे एंड ऑफ द ईयर ही होते हैं या इनकम भी एंड ऑफ द ईयर होती है, इसके वजह से अपन ने कभी कुछ किया नहीं। एक क्वेश्चन था जिसमें स्टार्ट ऑफ द ईयर में रेंट पे हो रहा था, तो अपन ने डिस्काउंटिंग फैक्टर भी एक साल पहले वाला लिया। ओके जेपा, दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर।